दोस्तों, एक औरत बच्चे के लिए इस हद तक गिर जाती है कि वो सारी मर्यादा को लांघ देती है एक बच्चे के लिए, या यूँ कहें बच्चे के लिए करती है या फिर कोई और ही वजह थी। लेकिन वो इस हद तक चली जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उसकी सास जो होती है उसको बच्चे की आस थी। हर औरत को होती है जब वो उम्र हो जाती है उसकी, तो उसे ये उम्मीद होती है कि मेरे नाती पोते हों, साथ ही मेरा पोता हो, पोती हो जिसके संग मैं खेलूँ। मेरे मरने से पहले अपने पोते-पोती की शक्ल देख लूँ। हर माँ की इच्छा होती है। ऐसे ही इस कहानी में भी यही होता है कि वो अपने बेटे-बहू से एक उम्मीद करके बैठती है कि मैं जल्दी से दादी बन जाऊँ। शादी को 6 साल हो जाते हैं, जब भी कोई औलाद नहीं होती, तो माँ जो होती है वो आए दिन अब बहू को हर ज़्यादातर यही होता है कि बहू को ताने मिलते हैं। ऐसा ही इसमें भी होता है। अब सास बहू को बोलने लगती है कि बच्चा नहीं हुआ है, बच्चा नहीं हुआ है। तो डॉक्टर से चेकअप भी कराया जाता है। चेकअप कराने के बाद में जो रिपोर्ट आती है, उसे सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं। और रिपोर्ट आने के बाद में ये कहानी एक नया रुख ले लेती है और एक जो बहू होती है घर की, वो सारी हदें, सारी मर्यादा पार कर जाती है माँ बनने के लिए। तो चलिए वीडियो पूरी देखिएगा, जब भी आपको पता लगेगा कि इस कहानी में क्या हुआ था, उस महिला ने क्या किया था। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये पंजाब की है और वहाँ एक फैमिली थी जिसमें कि एक माँ होती है, उसके बेटे बहू होते हैं और बेटे की जो बेटा होता है उसकी बहू होती है। 6 साल हो जाते हैं उनकी शादी को, उनके कोई औलाद नहीं होती। उसके पिता की पहले ही मौत हो गई होती है और उस घर में एक नौकर भी होता है। नौकर क्या, वो जो नौकर होता है, लेकिन बेटे बहू तो उसे नौकर ही समझते हैं, लेकिन जो घर की माँ होती है वो उसे अपना नौकर नहीं समझती। दरअसल वो जो लड़का होता है वो छोटा सा ही था जब उसकी माँ गुजर गई थी और उसको उनके गोदी में सौंप दिया था कि मेरे बच्चे को आज से आप ही मानोगी। तो वो हमेशा उसे अपने बेटे की तरह ही रखती थी, हमेशा अपना छोटा बेटा ही मानकर चलती थी। अब उस घर में वो भी होता है। कुल मिलाकर ये 4 लोग होते हैं उस फैमिली में। जब शादी को इतने साल बीत जाते हैं, कोई औलाद नहीं होती, तो अब माँ बड़ी परेशान होती है क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी होती है। वैसे तो जो पंजाब के लोग होते हैं उन पे खेती बाड़ी इतनी होती है, ज़मीन जायदाद इतनी होती है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारी कोई संतान हो आगे जो हमारी वारिस बने, जिससे कि ये जायदाद संभालने वाला कोई आ जाए। ऐसे ही उस माँ को भी चिंता होती है कि मेरे बेटे के बाद जायदाद को, इस प्रॉपर्टी को संभालने वाला कोई नहीं है और उसे इसी बात की चिंता होती है कि मेरे एक पोता या पोती आ जाए तो मेरे मरने से पहले अगर मैं उसकी शक्ल देख लूँ तो बहुत अच्छा होगा। वो आए दिन बेटे बहू से ये गुजारिश करती है कि मतलब उनको जल्दी से दादी बना दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 6 साल गुजर जाते हैं, बहू का टेस्ट किया जाता है। तो एक बार बहू की जो रिपोर्ट आती है वो उसमें डॉक्टर बताते हैं कि आपकी बहू में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बहू माँ बन सकती है। जब उसका बेटा ये बात सुनता है तो अपनी माँ से कहता है, देखा बेबे, अब सब कुछ सही है, सब सही होगा, बहुत जल्दी तू दादी बन जाएगी। तो जो डॉक्टर होते हैं वो उसके बेटे से कहते हैं कि तू मेरे संग अलग चल और मैं तेरे से कुछ बात करना चाहता हूँ। तो वो डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर कहता है कि सब कुछ नॉर्मल आई है ना, निम्मो की रिपोर्ट। उसकी वाइफ का नाम निम्मो होता है जो घर की बहू होती है, और उसका नाम राजीव होता है लड़के का। वो कहता है, डॉक्टर कहते हैं उससे कि हाँ, निम्मो की रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल आई है, वो बिल्कुल माँ बन सकती है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो वो कहता है ये तो खुशी की बात है। तो डॉक्टर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहते हैं कि तू बाप नहीं बन सकता। जब वो ये बात सुनता है तो उसे एक धक्का लगता है, और लेकिन जो उसकी बीवी होती है वो छुप कर उसकी डॉक्टर की और उसकी बात सुन रही होती है। अब जो वो उसकी पत्नी हो, डॉक्टर के जाने के बाद उसकी पत्नी उसके पास आती है और उसको एक टोन मारते हुए कहती है, मतलब ताना मारते हुए बोलती है, अब तुम्हारी माँ ने जो मुझे पूरे पिंड में बदनाम कर रखा है कि मेरी बहू माँ नहीं बन सकती, अब मैं क्या जाकर बताऊँ गाँव वालों को कि मैं तो माँ बन सकती हूँ, तू ही बाप नहीं बन सकता। अब ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और उसे शांत करता है। कहता है, कहीं तूने माँ को तो ये बात नहीं बता दी? तो वो कहती है, नहीं बताई।
अब वो जो बहू होती है अपनी सास के पास दूध का गिलास लेकर जाती है और उससे कहती है कि ये जो तुम्हारा दादी बनने का सपना है बेबे, ये छोड़ दो और नहीं तो इस दूध के अंदर जहर डाल के पी लो, अगर नहीं अपनी जिद छोड़नी है तो। ये कहकर दूध देकर चली जाती है वहाँ से। जाने के बाद उस बेबे को गुस्सा आता है और वो छत पर चली जाती है और क्या रोने लगती है, तेज तेज कहती है मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगी और ये है वो है। तो बहू बेटे उसके पास जाते हैं और जो घर का जो जिसे नौकर बोला जाता था वो भी जाता है और बिरजू नाम होता है उसका, जाता है उसको बचाते हैं। कहता है मुझे दादी बनना है। अब वो जो माँ थी वो पूरी तरह से दुखी हो चुकी थी कि मुझे दादी बनना है और मैं दादी नहीं बन पा रही हूँ। ये तो खैर सभी की ख्वाहिश होती है, 6-7 साल हो गए थे, उसकी भी तमन्ना थी कि वो दादी बने। और रात को अकेली बैठी होती है कि तभी वो जो बिरजू होता है वो आता है अपनी, वो भी बेबे ही बोलता था उसे, वो आकर पैर दबा रहा होता है। तो जो माँ होती है वो बोलती है, बेबे बोलती है बिरजू को कि बिरजू मेरे मन में एक ख्याल आया है और ये बहुत अच्छा है कि मैं ना तेरी शादी करवा दूंगी। मैंने तुझे बचपन से पाला है और अब मैं तुझे गोद ले लूँगी पूरी कागजी कार्रवाई से और तेरी शादी एक अच्छी सी कुड़ी देखकर कर दूंगी और जो तेरी वोटी के बच्चा होगा मैं सारी जायदाद अपनी उसके नाम कर दूंगी। तो वो जो बिरजू होता है वो कहता है कि बेबे इस अनपढ़ नौकर को कौन अपनी सोनी कुड़ी देगा, इसको कोई नहीं मतलब शादी के लिए अपनी लड़की देगा। तो वो कहती है कौन कहता है तू नौकर है, तू मेरा बच्चा है, मैंने तुझे बचपन से पाला है, तू इतना सा था जब तेरी माँ ने मुझे दिया था और मैंने तुझे पाला है। अब मैं कागजी कार्रवाई से तुझे गोद ले लूँगी और सारी जायदाद तेरे बच्चे के नाम कर दूँगी। ये सब उसकी जो पत्नी होती है उसकी बहू निम्मो सुन रही होती है। अब जब निम्मो ये बात सुनती है तो उसके दिमाग में यही सब आता है कि इस प्रॉपर्टी का वारिस उसका बच्चा बन जाएगा। अब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलने लगता है। अब जो वो बिरजू था, अब जो बहू होती है घर की, अब वो उसके साथ मतलब उसकी नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती है। जहाँ वो जाता है वहीं जाती है, जानबूझकर उसके ऊपर गिरना या उसके करीब आना। लेकिन बिरजू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो हमेशा उसको मालकिन बोलता था, कहता था मालकिन आप ये अच्छा नहीं कर रही, ये क्या कर रही हैं आप। लेकिन वो हमेशा कभी रात को उसके कमरे में चली जाती थी, कभी जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश करती थी और बिरजू हमेशा ही उसे टोकता रहता था। हद पार तो जब हो जाती है जब बिरजू बार बार उसे मना करता है तो वो उसे धमकी देती है। धमकी भी ये देती है उसे कि अगर तुम, वो उससे बार बार कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए। वो कहती है, माँ कहता है मालकिन ये अच्छा नहीं है, मैंने इस घर का नमक खाया है और मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो कहती है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बेबे को जान से मार दूंगी। जब वो ये धमकी देती है उसे तो बिरजू अपनी बेबे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि बचपन से ही उन्होंने एक माँ बनकर उसे पाला था। अब जब उसे इस बात की धमकी देती है तो बिरजू मजबूरी में उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब धीरे धीरे जब बिरजू की तरफ वो बार बार ऐसा करती है, दबाव बनाती है, जब वो बिरजू उसके संग संबंध बनाता है तो अब बिरजू को भी कहीं ना कहीं उससे लगाव हो जाता है। अब दोनों को ये मिलने जुलने का सिलसिला चालू हो जाता है। अचानक एक दिन ऐसा होता है कि उसके थोड़ा पेट में दर्द होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब वहाँ से वापस आता है तो खुशखबरी गुड न्यूज़ होती है कि वो प्रेग्नेंट है निम्मो। अब ये बात उसकी सास को भी बताई जाती है, निम्मो की सास को बेबे को बताई जाती है तो बेबे भी बड़ा खुश होती है। अब जब उसे पता चल जाता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब तो वो बिरजू को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देती है। और जब भी बिरजू उसके करीब आने की कोशिश करता था या उससे हंस के भी बात करता था तो वो उसे उसकी औकात याद दिला देती है। कहती है तू नौकर है, नौकर बनकर रहा है और तुझे शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए। अब वो उसे बार बार इस बात के लिए टोक दिया करती है। अब कुछ महीने निकलते हैं और उसकी डिलीवरी हो जाती है, एक बेटा होता है उसको। बेटा होने के बाद में अब बिरजू को कहीं भी हो कैसा भी हो, बिरजू को आखिर ये पता था कि ये बच्चा उसका है। अब उस बच्चे की तरफ उसका जो लगाव होता है वो बढ़ता जाता है। वो यही सोचता है कि एक बार मैं इसे गोदी में ले लूं, लेकिन वो नहीं मानती। जब ऐसा होता है तो वो उसके बच्चा होने के बाद में वो बार बार उस बच्चे के पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार उसे उसकी औकात याद दिलाती है, उसे डांट कर गाली बककर उसे भगा देती है। हद पार हो जाती है कि एक दिन वो उसके अपने बच्चे को देखकर उसके पास आता है और वो उसे हाथ लगाने की कोशिश करता है। तभी निम्मो आ जाती है और उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल देती है। कहती है तेरी औकात नहीं है इस घर में रहने की और तू यहाँ से चला जा। बेबे ये सब कुछ देखती है लेकिन बेचारी बेबे कुछ नहीं कर पाती और बिरजू वहाँ से अपना बैग उठाकर जाने लगता है।
अब जब बिरजू वहाँ से जाने लगता है तो सबसे पहले वो गुरुद्वारे में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है। उसकी बेबे को अच्छी तरह पता था कि बिरजू गुरुद्वारे में जाएगा, तो बेबे भी गुरुद्वारे पहुँच जाती है, वहाँ बिरजू को देखती है तो बिरजू से कहती है कि बेटा तू चिंता मत कर। तो बिरजू उसको सारी बात बता देता है कि ऐसे-ऐसे हुआ है बेबे साथ, बेबे मेरे साथ जो मालकिन है उन्होंने मेरे संग ज़बरदस्ती मेरे संग रिश्ता बनाया, मैं जानता हूँ वो मेरा बच्चा है, मैं क्या चाहता हूँ, हाथ जोड़कर उससे विनती करता है कि प्लीज़ एक बार मैं अपने बच्चे को गोदी में बस ले लूँ और फिर मैं चला जाऊँगा घर से, लेकिन वो नहीं मानती। जब बेबे उसकी बात सुनती है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। वो कहती है, मैंने तुझे पहले ही बोला था ये एक नागिन है और वक़्त आने पर तेरे को डस लेगी, तो इसकी बातों में मत आ। दोस्तों ये जो बिरजू और वो जो निम्मो होती है, इनको ये एक दूसरे के करीब आते हुए एक बार बेबे देख लेती है। देखने के बाद एक बार बिरजू को डांटती भी है, तो बिरजू बता देता है कि बेबे मालकिन ने मुझे आपको जान से मारने की धमकी दी थी, इसीलिए मुझे ये करना पड़ा। तो बेबे उसे समझाती है कि ये नागिन है, तुझे एक दिन डस लेगी, और आखिर वही होता है। बेबे उसे बोलती है कि वही हुआ ना जैसा मैंने तेरे को बोला था। तो बेबे उसके हाथ में एक कागज़ पकड़ाती है, वो प्रॉपर्टी के पेपर होते हैं जो कि आधी जायदाद बेबे ने उसके नाम कर दी थी बिरजू के, और उससे कहती है मैं अपनी बहन को फ़ोन कर देती हूँ, तू उसके यहाँ चला जा, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी, एक माँ की तरह तुझे रखेगी, एक चंगी सी कुड़ी देखकर तेरी शादी भी करवा देगी। जब वो कहकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन जो बिरजू होता है वो प्रॉपर्टी के पेपर वापस दे देता है। कहता है बेबे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे बस तेरा प्यार चाहिए था और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। ये कहने के बाद में बेबे अपने घर आ जाती है। आने के बाद जो बिरजू होता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है, वो उसके मतलब बेटे से मिलने की कोशिश करता है। अब जब उससे मिलता है तो शराब पी रखी होती है दोनों ने, बिरजू ने भी और उसके, क्योंकि वो जो कहना चाहता था वो शराब के नशे में ही उससे बोल पाता, वैसे नहीं बोल पाता। अब उससे कहता है कि मालिक ये जो आपका बच्चा है ना, वो आपका नहीं है, वो मेरा है। जब वो उसे ऐसे बोलता है तो जो उसका बेटा होता है वो बिरजू को वहीं की वहीं जान से मार देता है। अब जब उसे जान से मार देता है, और तो इसमें उसको भी पता था कि जो मेरा बच्चा है वो मेरा नहीं है, वो भी अपनी पत्नी से मिला हुआ था। इस सब बात की बेबे को बिल्कुल भी खबर नहीं थी। अब जब उसे मार देता है तो अपनी पत्नी से मिलकर उसको घर के ही पीछे मतलब कच्चे उसमें ज़मीन में गाड़ देता है। गाड़ने के बाद में अपने घर आ जाता है। अब जब बेबे 3 दिन निकल जाते हैं इस बात को, 3 दिन बाद बेबे अपनी बहन को फ़ोन करती है, बिरजू के हाल चाल लेती है, तो बिरजू वहाँ पहुँचा ही नहीं होता। अब बेबे बड़ी परेशान होती है कि बिरजू वहाँ पहुँचा नहीं है, कहाँ गया मेरा बच्चा। अब वो अपने ही बेटे से कहती है कि बिरजू का पता लगा, बिरजू कहाँ चला गया है, अभी तक तो पहुँचा नहीं। तो उसका बेटा कहता है नौकर था, चला गया, भाग गया घर से, तू उसकी चिंता मत कर, और तू ये बता प्रॉपर्टी के पेपर कहाँ हैं, और अब तो तेरे पोता भी हो गया, अब तू अपने पोते के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दे। जब वो ऐसे बोलता है तो वो कहती है प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है मेरे पास, और मैंने आधी प्रॉपर्टी बिरजू के नाम कर दी। अब जो उसका बेटा होता है, बेटे बहू बहुत गुस्सा आता है उन्हें। गुस्सा आने के बाद में अब वो उससे प्रॉपर्टी के पेपर मांगते हैं, तो कहते हैं हाँ मैंने प्रॉपर्टी के पेपर बिरजू को दे दिए थे, बिरजू को दे दिए, बिरजू ले गया अपने साथ। जब बेबे ये कहती है तो उन दोनों के दिमाग में अब ये आता है कि बिरजू को तो हमने मार के उसकी लाश को गड्ढे में दफना दिया है, अगर बिरजू के पास थे तो वो पेपर भी उसी गड्ढे में होंगे। अब वो दोनों सोचते हैं कि बिरजू को जहाँ गाड़ा था हमने वो खोदा जाए। अब वो अपने माँ को भी सोचते हैं कि मेरी माँ ने हमारे संग इतना धोखा किया है। अब वो विल चेंज करने की बोलते हैं अपनी माँ से, लेकिन वो कहती है मैं विल चेंज नहीं करूँगी, आधी प्रॉपर्टी मैंने बिरजू के नाम कर दी है। तो उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है निम्मो कि दूसरी नई विल बनवा लो, लेकिन उसका बेटा कहता है कि जब तक पहली विल कैंसिल नहीं होती, जब तक दूसरी विल मान्य नहीं होती, वो कहता है। तो उसकी जो वो होती है निम्मो होती है, वो कहती है तो तुम बेबे को मार दो जान से, जब बेबे मर जाएगी तो अपने आप ही सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। तो उसका बेटा भी तैयार हो जाता है, उसे ज़रा भी ये नहीं लगता कि मैं अपनी पत्नी के कहने में आके अपनी माँ को मारने जा रहा हूँ, और वो एक चाकू लेकर माँ को मारने भी जाता है। और ये सब उस वक्त माँ अपने कमरे में नहीं होती, बेबे छुप कर ये सारी बातें सुन रही होती है, तो वो कमरे से निकलकर छुप जाती है। उसका बेटा चाकू लेकर उसके कमरे में जाता है, लेकिन पलंग पर उसकी माँ नहीं होती, बेबे नहीं होती उस वक्त। तो बेबे को सब पता चल जाता है, और बेबे अब एक साजिश रचती है। वो पहले से ही पुलिस को कॉल कर देती है, सब कुछ बता देती है पुलिस को कि इन्होंने बिरजू को मार दिया है, और ऐसे ऐसे। अब वो उनका पीछा करती है और पुलिस को कॉल कर देती है
कि जब मैं कॉल करूँगी तो आप लोग आ जाना। अब वो दोनों पति पत्नी जहाँ पर बिरजू की लाश को गाड़ा था वहाँ जाते हैं और जैसे ही वो गड्ढा खोदने लगते हैं तो वहीं बेबे आ जाती है। बेबे कहती है तुम प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ ढूंढने आए हो, प्रॉपर्टी के पेपर मेरे हाथ में हैं। पेपर बेबे के हाथ में ही होते हैं और देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारी पुलिस होती है। जब पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है, उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है, वहाँ पर खुदाई की जाती है तो बिरजू की लाश निकलती है। बेबे जो होती है बहुत ज़्यादा रोती है कि मेरे बच्चे को मार डाला इन लोगों ने, ये लोग बहुत बुरे हैं, इन्हें ले जाओ। वो उनके हवाले कर देती है पुलिस वालों को। और जो वो बच्चा होता है वो बेबे की गोदी में होता है। अब बेबे उस बच्चे को ही बिरजू समझकर उसे ही प्यार करने लगती है, उसे ही पालने लगती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था, आप लोगों को जागरूक करना है। प्रॉपर्टी के पीछे कौन क्या कर देता है ये कुछ नहीं पता। इस कहानी में उन दोनों ने, मुझे नहीं लगता कि बच्चे के पीछे उन्होंने ऐसा करा था, उन्हें प्रॉपर्टी का लालच था। बच्चा तो सिर्फ एक बहाना था। बच्चा वो इसीलिए करना चाहते थे, पैदा करना चाहते थे क्योंकि उसकी बेबे ने बोला था कि बच्चे के नाम ही प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए उसने नाजायज़ तरीके से बच्चा पैदा करने की प्लानिंग की और जब बच्चा आ गया तो उसके बाद अपनी माँ को भी मारने की कोशिश की बेटे बहू ने। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।